हेलो एंड वेलकम। एनजे एडू हब में 2025 के बैच में जो बच्चे थे उनकी आज एक हम एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले है उदित राठी, मेरे साथ ही बैठा हुआ है। उदित राठी का स्कोर था फिजिक्स में 97.27 परसेंटाइल, 97.29 परसेंटाइल। मैथ्स में था 99.49 परसेंटाइल और ओवरऑल 99.17 परसेंटाइल। ये हम जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। तो आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और आपका पहले तो 2 साल के प्रिपरेशन में जर्नी का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था और आपको फीडबैक क्या देना है ये बताइए। सर ओवरऑल जो ये 2 साल मेरी जर्नी थी वो काफ़ी अच्छी थी। लाइक ऐसे कुछ ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं आई थी। सिर्फ जो एक ही चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर जो टेस्ट यहाँ पे ले रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन हो जाते हैं तो यानी कि उससे फिर वो ऐप ऑनलाइन लेने की आदत भी हो जाती है और साथ ही में लाइक ऑफलाइन में वो ओएमआर भरने में कभी-कभी गलतियाँ भी हो जाती है और वहाँ पे थोड़ा टाइम भी चाहता है। ओके तो अगर ऑनलाइन लेंगे तो फिर वो वाला टाइम भी हम फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाल सकते हैं। ओके। तो और हाँ। और ऐसा तो मुझे कुछ ऐसे और कुछ ये डिससैटिस्फाइंग नहीं लगा। ओके। ओवरऑल इट वाज कंफर्टेबल। नाइस। एक लास्ट में हमने सिलेबस खत्म होने के बाद एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी रखी थी, तो उसका बेसिकली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाना है या फिर नंबर ऑफ टेस्ट पेपर्स बढ़ाना है, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू यू। यस। ओके। बाकी जो आपको 2 साल के पढ़ाई के लिए जो मटेरियल वगैरह दिया गया था, जो स्टडी मटेरियल था, जो क्लास के मॉड्यूल्स, जो ऑलरेडी प्री प्रिंटेड मटेरियल जो दिया था, उसकी क्वालिटी और उसका जो सिलेबस का स्कोप था वो आपको कंफर्टेबल लगा? हुँ। उसको उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह आपके हिसाब से कर सकते हैं? नहीं, मेरे हिसाब से तो जो सिलेबस और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे थे। लाइक अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का मिक्स करके अगर हमें मिल रहा है, तो मुझे तो लगा कि अच्छा मिला है, मटेरियल अच्छा था और ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट ऐसा मुझे लगा नहीं ओके। और क्वेश्चंस भी लाइक पार थे। जो इससे पहले जो आपने पढ़ाई करी है, जैसे सपोज स्कूल में के नोटबुक आप कैरी करते थे और टीचर आपको सवाल बताता था, फिर आप हुँ, सवाल नोट डाउन करोगे और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करोगे। हुँ, तो यहाँ पर जो हमने अलग सिस्टम यूज़ करा करा है कि मटेरियल में आपको ऑलरेडी सवाल प्रिंटेड मिलेंगे और या फिर नो डायग्राम्स और टॉपिक के टाइटल्स प्रिंटेड मिलेंगे, तो इससे टाइम का जो बेटर यूजेज था या फिर जो टाइम आपका जो बच रहा था, इसका कुछ इसको और कुछ इम्प्रूव करने का तरीका या फिर इसका कुछ फीडबैक? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये जो सिस्टम यहाँ पे था, वो काफ़ी अच्छा था। लाइक उससे एक तो जो नंबर ऑफ बुक्स हमें कैरी करनी पड़ती है, वो सबसे पहले कम हो जाता है। तो कोई ऐसे यानी कि रिस्क भी नहीं होता है कि अगर एक बुक घूम गई तो फिर क्या होगा? और एक ही यानी कि बुक में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाते हैं, तो एक रिवीजन में यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। जो कि यूजुअली अलग-अलग बुक्स अगर हम बुक्स बनाते हैं, तो फिर वो उसमें थोड़े चांसेस भी होते हैं कि वो मिसप्लेस हो जाए। तो आई गेस ये सिस्टम काफ़ी अच्छा है। आपको जो टेस्ट वगैरह हो रहे थे, उस टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल किस हिसाब से लगी? मतलब अभी आपने क्लास के टेस्ट भी दिए हैं और जेईई मेंस का फाइनल अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट भी दिया है। हुँ। तो डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से दोनों की डिफ़िकल्टी लेवल में कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस था या काफ़ी हद तक बैलेंस्ड पेपर्स मिलते थे? ज़्यादातर बैलेंस थे पर कंपैरेटिव अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ के थोड़े ज़्यादा बेटर थे एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअल पेपर था। ओके। तो उससे आपको बेटर फ़ील हुआ, मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला या आपका कॉन्फिडेंस उससे शेक हुआ थोड़ा-सा? मतलब यहाँ पर जो पेपर्स लिए जा रहे थे वो थोड़े फाइनल एग्ज़ाम से थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस उल्टा फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादा बिल्ड हुआ या आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा डम डाउन हुआ था आपका कॉन्फिडेंस? नहीं, कॉन्फिडेंस गिरा तो नहीं था, कॉन्फिडेंस बढ़ा था और अगर टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पेपर में अगर कोई ऐसा आड़ा-टेढ़ा सवाल भी आ जाता है तो वो भी बनने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो उससे रैंक में भी थोड़ा फिर इम्प्रूवमेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आई ओके। गेस ऐसा तो कुछ नहीं था। ओके। ओवरऑल जो आपको डाउट सॉल्विंग और डाउट्स के लिए जो आपको टाइम दिया जा रहा था या हुँ। फिर रेगुलर क्लास के अलावा जो आपको क्लास में आकर सेल्फ स्टडी करनी थी, उसके लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही थी, उससे उसके बारे में कुछ आपका फीडबैक? मुझे लगता है कि डाउट्स के लिए एक टीचर हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं एंड दे आर ईगर कि स्टूडेंट्स आए और डाउट पूछे उन्हें और स्टडीज़ के लिए यहाँ पे स्टडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। लाइक शांत रहता है एटमॉस्फेयर और एसी वो सब रहता है। तो बेसिकली आई गेस इट इज़ गुड। ओके।
आपका जो एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो होती है, मतलब एक 10th स्टैंडर्ड से आप 11th स्टैंडर्ड में आते हो, तो उस टाइम पर जो एक क्योंकि स्कूल के एनवायरनमेंट में थोड़ा साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को एक तरीके से दबाया जाता है, या फिर उतना स्कोप मिलता नहीं है कि वो आप उतना एक्सप्लोर कर पाओ। तो गिवन द करंट स्टडी मॉड्यूल दैट वी फॉलो, आपको ऐसे लगा कि आपका साइंटिफिक क्यूरियोसिटी या मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी जो है वो थोड़ा प्रोवोक किया गया और उसको इंस्पायर किया गया कि आप सिलेबस के अलावा भी चीजें समझ पाओ, या कोई चीज क्यों हो रही है उसके पीछे का जो व्हाई, ये जो एलिमेंट है, ये ढूंढने की कोशिश हो पा रही थी आपसे, या उसको चालना मिल रही थी, या वो इम्प्रूव हो पा रहा था थोड़ा। हाँ, लाइक यहाँ पे लाइक आपने और जिना सर ने लाइक अपार्ट फ्रॉम द कोर्स कुछ ऐसी भी चीज़ें बताई थी जो बेसिकली क्यूरियोसिटी बढ़ा भी रही थी। लाइक आपके लेक्चर में मेरे को याद है कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताते थे और ऐसे प्रॉब्लम्स थोड़े अलग अलग देते थे, तो वो एक चीज़ थी जिससे क्यूरियोसिटी थोड़ी तो बढ़ती थी। लाइक स्पेशली फिजिक्स में, क्योंकि मैथ्स में तो बेसिकली ज़्यादातर तो सॉल्विंग रहती है, तो उसमें कोई ऐसा खास नहीं होता है, पर फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ी है। और जिना सर ने भी लाइक एडवांस में हमारा मॉडर्न फिजिक्स चालू था, तो उसमें सर ने हमें लाइक एक अलग ही थोड़ी नई ब्रांच के बारे में सर ने हमें बताया था, तो उससे भी थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ी थी, लाइक अबाउट रेडियो एक्टिव डीके एंड ऑल। तो उस चीज़ से रिलेटेड सर ने काफ़ी डेप्थ में हमें बताया था, और लाइक क्यूरियोसिटी तो बढ़ी है। और ये कभी 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 अच्छा भी रहता है कि सब्जेक्ट में अगर क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है तो फिर आपको सब्जेक्ट को सॉल्व करने में और मज़ा भी आता इंटरेस्ट थोड़ा है, और इंटरेस्ट डेवलप और होगा। बढ़ जाता है। आपके हिसाब से जो हम पैटर्न फॉलो करते हैं सिलेबस का, की जो स्पीड मेंटेन करते हैं, कि 2 साल के सिलेबस में हम करीब करीब 17 से 18 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं थियरी वाइज, और फिर उसके बाद रिवीजन के लिए 3 महीने, एटलीस्ट जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट तक 3 महीने का रिवीजन चलता है, फिर उसके बाद सेकेंड रिवीजन और फिर एडवांस के क्लासेस वगैरह चलते हैं। तो इसमें कोई स्पीड आपको कहीं पर लगा कि स्पीड बहुत फास्ट हो रही है, या कहीं कहीं पर बहुत स्लो हो रही है, या रिवीजन को इनफ टाइम मिला नहीं मिला, उसके बारे में कुछ? नहीं, मेरे हिसाब से जो स्पीड थी वो काफ़ी अच्छी थी। लाइक ज़्यादा स्पीड होना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे चीज़ें बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। कम स्पीड से फिर टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होता है। तो जिस पेस से हम गए हैं, तो उस हिसाब से आई गेस इट्स फेयर एनफ। लाइक इवन मेरे दोस्त है कोटा में, तो इवन उन्होंने बोला कि उनका भी जो सिलेबस था वो करीब-करीब सितंबर अक्टूबर तक हो गया था, और हमारा भी लाइक अक्टूबर तक हो गया था। तो आई गेस द पेस इज़ फेयर। ओके। तो अभी तो आपके दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए आइडियली, क्योंकि आप अभी एडवांस दे रहे हो, अभी तक आपका एडवांस हुआ नहीं है। लेकिन अ, अगर आपको एट दिस पॉइंट ये पूछा जाए कि 10th स्टैंडर्ड के एंड में जो आपका एक आइडिया था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या फिर मुझे आईआईटी करना है, उस थॉट प्रोसेस को काफ़ी हद तक, वो उस टाइम पर तो केवल इच्छा होगी ऑफ हुँ। कोर्स, अभी आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लेवल पर पहुंच गए हो, या फिर अगले 2 महीने के बाद पहुंच जाओगे, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस मिला आपके ओवरऑल 2 साल के जर्नी में हुँ। कि मुझे जो भी आगे करना है वो डिसीजन लेने का कॉन्फिडेंस मुझ में है, इस लेवल तक आप पहुंच पा रहे हो, और इसमें एनजे एडू हब का कितना रोल है आपके हिसाब से? आई गेस लाइक 25% तो मेरे खुद के एफर्ट्स है, और बचे हुए 50% एफर्ट्स आपके रहेंगे, और बचे हुए जो भी है वो पेरेंट्स और फ्रेंड्स उन सबका है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे टीचर्स का फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और डाउट सॉल्विंग, और क्लास में जो थ्योरी हो रही थी, और कभी-कभी थोड़े मस्ती मज़ाक जो होता था, तो आई गेस गुड एक्सपीरियंस ओवरऑल। चलो, ऑल द बेस्ट आपको आगे के वेंचर के लिए, थैंक और यू। बताना कहाँ पर आपका एडमिशन होता है। यस सर। चलो, थैंक यू।